नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने स्वप्रेरण पढ़ा था। आपको मैंने बता दिया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुंडलियों से संबंधित टॉपिक है। कुंडलियों को रिप्रेजेंट करता है या कुंडली को रिप्रेजेंट करता है। चुंबक पढ़ने से हमें मिला हुआ कंपोनेंट है स्वप्रेरकत्व एल, है ना। एल बराबर आपको बताया था परिणालिका का स्वप्रेरकत्व इंपॉर्टेंट है। परिणालिका के लिए लिखा था अपन ने μ0 n² A/L। ये तो था साहब स्वप्रेरकत्व की कहानी। अब लगभग उसी जैसी कहानी फिर चलेगी, लेकिन अब जो अपन पढ़ेंगे वो है अन्योन्य प्रेरण, यानी म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर एक बेसिक डिफरेंस तो नाम से ही आपके अंदर क्लियर हो जाना चाहिए कि अब जो भी घटना घट रही है स्वयं उसी कुंडली में या स्वयं उसी परिपथ में नहीं घट रही है। अगर घटी होती तो नाम स्वप्रेरकत्व होता, लेकिन अब जो आप देख रहे हो वो नाम है अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है साहब, या अन्योन्य प्रेरण। अब सब पहले मैं सिचुएशन को समझाता हूं, फिर मैं आपको स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में बता दूंगा क्या संबंध है, दोनों किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में क्या तालमेल है। तो पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं, है ना। सर्किट यहां बना देता हूं। अब दो कुंडली युक्त परिपथ लिए जा रहे हैं, है ना। एक इसके समीप और रख देते हैं। ये दो सब कुंडली युक्त परिपथ, लेकिन अंतर है। पहला परिपथ जिसमें कुंडली लगी है, इसमें सेल भी लगा दिया, कुंजी भी लगा दी और धारा परिवर्तन की व्यवस्था यानी धारा नियंत्रक भी लगा दिया, है ना। क्लियर। जिस कुंडली में धारा परिवर्तन की व्यवस्था लगाई गई है, तो स्वाभाविक है आप इस बात को समझ गए होंगे कि जिसमें मैंने ये सर्किट कंप्लीट किया है उसमें प्रवाहित धारा परिवर्तनशील होगी। तो सब आज के बाद ध्यान रखिए, जिस परिपथ में प्रवाहित धारा परिवर्तनशील हो उससे सदैव प्राथमिक यानी प्राइमरी कोई पी कहेंगे। ये फिक्स सा है ना, हमेशा आप कभी को पूछने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जिस कुंडली में प्रवाहित धारा परिवर्तनशील हो उससे प्राथमिक यानी प्राइमरी कोइल कहते हैं। अब दूसरा परिपथ आ जाइए। इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, इसमें सिंपल गैल्वेनोमीटर है। स्वाभाविक है यहां पर धारा प्रवाहित नहीं की जाएगी बल्कि प्रेरित होगी। अगर आपको याद आता हो तो फेराडे का प्रयोग नंबर 2 का चित्र ऐसा कैसा मैंने उतार दिया, वहां भी यही समझाया था, दोबारा भी समझा रहा हूं, है ना। तो सब जो समीप स्थित दूसरी कुंडली रखी है उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, हमें ऐसा देखना है ना। नाम अन्योन्य प्रेरण है, वो फिर मैं आपको इसी से समझा दूंगा। तो जिसमें सब विद्युत वाहक बल प्रेरित हो या प्रेरित धारा उत्पन्न हो उससे द्वितीय कुंडली यानी सेकेंडरी कोइल एस कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर तो समझ गए साहब आप कि जिसमें प्रवाहित धारा परिवर्तनशील हो उससे प्राथमिक यानी प्राइमरी कुंडली कोइल कहते हैं
और जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो उसे द्वितीयक यानी सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ये तो बात बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है सर। अब पूरी पहले डिटेल में बात समझिए। जब हम प्राथमिक कुंडली में कुंजी के को ऑन करेंगे तो इसमें प्रवाहित धारा परिवर्तनशील होगी। वही जैसे मैंने आपको स्वप्रेरकत्व के समय एक स्लो मूवमेंट में धारा का सर्किट को कंप्लीट करना दिखाया था आपको, हर लूप में जा रही है ना, ऐसा दिखाया था मैंने, ठीक है। वही चीज है, क्योंकि एसी का करैक्टर डीसी से समझाया जा रहा है ना। एसी के करैक्टर को डीसी से समझाएंगे तो दो स्टेज में समझ में आएगा, एक तो स्विच ऑन के समय, एक स्विच ऑफ के समय। तो साहब इसमें प्रवाहित धारा परिवर्तनशील है तो स्वाभाविक है चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तनशील होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे चुंबकीय बल रेखाओं से दर्शाते हैं, मैंने दिखा भी दिया। तो जब इससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा इससे, क्योंकि प्रवाहित धारा परिवर्तन, तो एस यानी द्वितीयक कुंडली से संबद्ध, क्योंकि ये बल रेखा उसमें गुजरेंगी, उससे संबद्ध होंगी, उससे रिलेट होंगी, उससे अटैच होंगी। जो पी से निकली वो बल रेखाएं एस से अटैच हो रही हैं, अन्योन्य प्रेरक अन्य में, है ना, उससे अटैच होंगी या उससे संबद्ध होंगी। तो एस से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। क्लियर सब, है ना। और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी जिसकी दिशा आरोपित धारा के विपरीत होगी। जैसे इसमें दिखा देता हूं, ये आरोपित धारा, तो ये प्रेरित धारा की दिशा बिल्कुल अपोजिट, ये क्लॉकवाइज है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये सीन है साहब स्विच ऑन के समय का, यानी ये धारा जो मैंने दिखाई है, ये धारा की दिशा, और ये स्विच ऑन के समय दिखाई है। अभी मैंने स्विच को ऑन किया है, जो वर्तमान में देख रहे हो। अब इसका उलट देखिए। इसी प्रकार जब आप कुंडली पी या परिपथ पी के स्विच को ऑफ करेंगे, जब इसके स्विच को ऑफ करेंगे तो वही धारा को पी में सिमटते हुए देखिए, जैसे स्वप्रेरकत्व में देखा था। तो सब धारा सिमटेगी, पुनः पी के या पी से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। यह चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय बल रेखाओं के रूप में एस से संबद्ध होगा, है ना। तो एस से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में पहले वृद्धि हो रही थी, अब कमी होगी, पुनः विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। लेकिन अब की बार अगर इसमें देखें तो धारा को सिमटते हुए दिखाता हूं मैं, ऐसे, है ना। ऐसा होता नहीं है, लेकिन समझाने का तरीका यही है। इसके अलावा जब तक आप ऐसी नहीं पढ़ोगे तब तक कोई अपने पास साधन नहीं रह जाता है। तो सब अब इसमें धारा मैंने सिमटती हुई दिखाई, क्योंकि मैं अब स्विच ऑफ कर रहा हूं। तो पास वाला जो परिपथ है, इसमें जो धारा होगी वह अब पहले के बिल्कुल विपरीत, यानी अगर आप देखें तो ये आरोपित, जो पूर्व में आरोपित धारा थी उसकी दिशा में हो जाएगी। यानी दोनों स्थितियों में पास वाला परिपथ जो धारा प्रेरित करेगा वह प्राथमिक परिपथ के विपरीत होगी। मैं अब इसको एक तरीके से भी समझा दूं, यानी अब जो मैंने दो सिचुएशन दिखाई, ये वाली, ये सब स्विच ऑफ के समय की है ना। तो पहले मैं इस सिचुएशन को समझा देता हूं आपको, फिर मैं इसके डेफिनेशन पे आ जाऊंगा। इसको आप इससे सिंपल से देखो साहब,
ये एक मैंने सिंपल सा सर्किट बनाया। अब आप इससे, मैं पहले उस बात को समझा देता हूं, है ना, क्योंकि वो वहां बात हो सकता है इतनी इफेक्टिव ना दिखे, यहां पर आपको बेहतर समझ में आएगी, है ना। ये सब इसके अंदर एक लूप बना दिया मैंने ए, है ना। लूप ए में आपको प्रेरित धारा की दिशा बतानी है, कब कब, स्विच ऑन के समय। आपने कुंजी के को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जैसे कुंजी के को ऑन करोगे, ये आरोपित धारा, ठीक है, पेन चेंज करता हूं, स्वाभाविक है जो परिपथ ए है इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जो उस कारण का विरोध करेगी जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई। तो साहब, प्रेरित धारा की दिशा इस समय आरोपित धारा के विपरीत है। समझ गए साहब आप, है ना। ये तो स्विच ऑन के समय की स्थिति है, क्लियर। अब साहब यही चित्र, और अब अपन देख रहे हैं स्विच ऑफ के समय की स्थिति, है ना। बाकायदा बिल्कुल आप डिटेल में आप देख रहे हैं, अलग अलग करके, है ना। अब दूसरी सिचुएशन, इसमें तो आपको बताइए, इसमें कुंजी के ऑफ कर रहे हैं अपन, अंदर लूप बना देता हूं वापिस, है ना। अब आपको बेहतर समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसके दो चित्र, उसका ये, उसमें पहली बात यही समझाना चाहता था मैं, बाहर वाले को आप पी के दो और अंदर वाले को ए के बजाय अपन एसी बोल दें, ताकि अपनी बात वैसी की वैसी सक्सेस हो जाए। यस, अभी भी बाहर वाले को पी बोलो आप, और इसको फिर ए के बजाय अपन एसी बोल दें, ताकि सेम सीन हो जाएगा पूरा का पूरा। ये साहब इसको अब मैं एसी बोल देता हूं। अब आप क्या कर रहे हैं, स्विच ऑफ कर रहे हैं। स्विच ऑफ करते हैं तो धारा की दिशा को उल्टा देखते हैं, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन देखते उल्टा है। ये देखो, पहले धारा ऐसे देख रहे थे अपन, अब उल्टा देखते हैं, इस तरह से देखते हैं। होता नहीं है, लेकिन एसी का करैक्टर डीसी में दिखाने का यही तरीका है, ठीक है। अब क्या होगा सब, अब प्रेरित धारा की दिशा आरोपित का विरोध करेगी, यानी अगर आप देखें तो अब प्रेरित धारा किसकी दिशा में होगी, एक तरह से पहले जो आरोपित धारा थी उसकी दिशा में। देखो, पहले आरोपित धारा की दिशा यही थी, है ना। अब ये आरोपित धारा, देखो ध्यान से, और ये प्रेरित धारा, अब दोनों एक ही दिशा में है ना। आपसे इसमें जब क्वेश्चन पूछेगा ये, तो स्विच ऑन का नहीं पूछेगा, स्विच ऑफ का पूछेगा, क्योंकि स्विच ऑफ में प्रेरित धारा उस दिशा में होती है जो ऑन के समय आरोपित धारा की दिशा थी। दोबारा सुने, स्विच ऑफ में प्रेरित धारा सदैव उस दिशा में होती है जो स्विच ऑन के समय किसकी थी, आरोपित धारा की थी, है ना। देख रहे हैं आप। तो सब यहां समझाया मैंने, यहां अलग से समझा दे, दो सर्किट बना के। अब अपन इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, अब इसकी मूल बात पर चलते हैं, है ना। जब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा परिवर्तनशील हो, आराम से, है ना, तो उसके समीप स्थित अन्य परिपथ में, अन्योन्य प्रेरण, है ना, अन्य परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल
प्रेरित हो जाने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यानी स्वप्रेरण में स्वयं का स्वयं में ही देखते हैं। अब हम परिवर्तन किस में देख रहे हैं? P में। और प्रेरित विद्युत वाहक बल किस में देख रहे हैं? S में। यहां भी देखो, यह आरोपित, यह प्रेरित, यह आरोपित, यह प्रेरित। तो वो बाहर वाला तो P है जिसमें प्रवाहित धारा परिवर्तनशील हो, और अंदर वाला S है जिसमें धारा प्रेरित हो, है ना? तो दोबारा सुनेंगे आप। जब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा परिवर्तनशील हो तो उसके समीप स्थित अन्य परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है साहब, परिभाषा 2 बार बोल दी, इससे अब समझ में आ गई होगी बात। अब ध्यान से समझना साहब, ट्रांसफार्मर साहब बहुत ही शानदार इक्विपमेंट है, उपकरण है। ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में अन्योन्य प्रेरण को प्रभावशाली, इफेक्टिव, पावरफुल बनाने के लिए नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर, यह नर्म लोहे की पटलित क्रोड, पटलित किससे कहते हैं वो मैंने पिछले लेक्चर्स में सुना दिया था, है ना? नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर पहले प्राथमिक कुंडली लपेटेंगे, फिर उसके ऊपर एक के ऊपर एक द्वितीयक कुंडली लपेटेंगे, ताकि प्राथमिक कुंडली में धारा के प्रवाह से अक्ष की दिशा में उत्पन्न चुंबकीय या सभी चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीयक कुंडली में से गुजरें। जो प्राथमिक में पैदा हो वह बल रेखाएं किस में से गुजरे? द्वितीयक कुंडली में से गुजरें। ऐसे युग्मन को पूर्ण युग्मन माना जाता है। इसे गाढ़ा युग्मन कहते हैं, मतलब टाइट कपलिंग कहते हैं। यह कहलाता है सब गाढ़ा युग्मन, अंग्रेजी में बोलेंगे तो टाइट कपलिंग। एक बार और सुनेंगे, इससे सब काम की चीजें। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। ट्रांसफार्मर में अन्योन्य प्रेरण को प्रभावशाली बनाने के लिए नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर एक के ऊपर एक पहले प्राथमिक कुंडली लपेट दी जाती, उसके ऊपर फिर द्वितीयक कुंडली लपेटते हैं, ताकि प्राथमिक कुंडली में जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो या जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो वह पूर्णतः द्वितीयक कुंडली से अटैच हो जावे, संबद्ध हो जावे। ऐसा युग्मन पूर्ण युग्मन कहलाता है। इसे गाढ़ा युग्मन कहते हैं, जिसमें चुंबकीय बल रेखाओं का मतलब फ्लक्स की हानि नहीं होती है। क्लियर होगी सब, है ना? तो सब ये ट्रांसफार्मर की बात समझा दी। अब आएगी बारी डेफिनेशन की, या सॉरी, अब इस कुंडली के युग्मन वाले गुण को एक तरह से रजिस्टर्ड करना है, ये एक तरह से इसको अब डिग्निफाई करना है। ठीक है साहब? तो कुंडलियों की युग्मन से संबंधित गुण को अब हम भौतिक राशि में तब्दील करने जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं, है ना सर? फिर मैं पूरी बात को ध्यान से समझा दूंगा, है ना? तो सब अब किस भौतिक राशि से कुंडलियों के युग्मन को जानेंगे आप? तो वह भौतिक राशि है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या आप कह दें अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना? ये सब इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब युग्मन भौतिक राशि में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, है ना? पहले ये पढ़ा दूं, फिर मैं आपको
एम और एल का डिफरेंस साफ साफ समझा दूंगा। अब सब अन्योन्य प्रेरण तो अन्य में बोलना, यानी स्वप्रेरण में तो क्या होता है, जिसका फ्लक्स उसी में धारा, तो स्वयं स्वप्रेरण हो गया, क्योंकि स्वयं में ही फ्लक्स और स्वयं में ही धारा। अन्योन्य प्रेरण में ऐसा नहीं होता, दूसरे में फ्लक्स पहले में धारा, या पहले में फ्लक्स दूसरे में धारा, तभी वो कहलाएगा अन्य में अन्योन्य। ठीक है साहब। तो अब क्या बोलेंगे साहब, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित परिवर्तनशील धारा के कारण, प्राथमिक कुंडली में तो आप धारा प्रवाहित करते हो, उसकी परिभाषा ही प्राथमिक कहते हैं उसको, इसलिए जिसमें प्रवाहित धारा परिवर्तनशील हो, है। तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा परिवर्तनशील होने के कारण द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के समानुपाती होता है। अब यहां से आपको बेहतर समझ में आ जाना चाहिए कि यह स्वप्रेरण नहीं है। φ2 यानी फ्लक्स दूसरे का, I1 धारा पहले की। अगर मैं लिख दूं φ2 प्रोपोर्शनल टू I2 तो स्वप्रेरण हो जाएगा, क्योंकि स्वयं में फ्लक्स स्वयं में धारा। मैं लिख दूं φ1 प्रोपोर्शनल टू I1 तो भी स्वप्रेरण हो जाएगा, क्योंकि जिसमें फ्लक्स ले रहा हूं उसी में धारा। लेकिन मैं कह दूं φ2 फ्लक्स दूसरे में और धारा पहले में, तो फिर ये अन्योन्य हो जाएगा, है ना। तो सब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तनशील होने के कारण द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है ना। यानी φ2 इज इक्वल टू MI1। M समानुपातिक स्थिरांक है, जिससे युग्मित, ये देखो, है ना, ये देखो, जिससे युग्मित कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, है ना। यहां से M की डेफिनेशन निकालो। अतः M बराबर φ2 अपॉन I1। यहां से पहले तो मात्रक की व्यवस्था कर लें, इक्वेशन नंबर 1 देके, है ना। मात्रक तो इसको आ गया वेबर प्रति एम्पियर। वेबर प्रति एम्पियर को कहते हैं हेनरी, यानी स्वप्रेरकत्व का मात्रक भी हेनरी है और अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक भी हेनरी ही है। दोनों के मात्रक सेम है। ठीक है साहब। यहां से परिभाषा निकाल लें, फिर अगले पेज को चले जाएंगे। यदि I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, I1 का मान है, तो M बराबर φ2, तो M बराबर φ2। परिभाषा बोलने सब है ना। तो परिभाषा है युग्मित कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली से संबद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न हो। उल्टा बोल दो, प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर धारा के प्रवाह से द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को युग्मित कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ये सब M की डेफिनेशन, अपने को तो फॉर्मूलों से काम है, वैसा का वैसा ही जैसे स्वप्रेरकत्व में था। दूसरी डेफिनेशन आएगी प्रेरित विद्युत वाहक बलों के पदों में, प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में। अब साहब ई की फॉर्म में, तो सब फ्लक्स में किसके परिवर्तन हुआ? द्वितीय कुंडली। जिसके फ्लक्स में परिवर्तन हुआ स्वाभाविक है प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उसी में उत्पन्न होगा, है ना साहब। तो सब फेराडे के नियम से
E2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई 2 अपॉन डेल्टा टी, है ना। आप समझ गए होंगे, क्योंकि फ्लक्स का परिवर्तन द्वितीयक में हुआ था तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी दूसरे में ही देखेंगे। परिभाषा में भी यही कहा मैंने कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा परिवर्तनशील होने के कारण समीप स्थित द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाने की घटना अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाती। तो साहब द्वितीय से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उसी में होगा जिसमें फ्लक्स का परिवर्तन हुआ है ना। फाई 2 की वैल्यू रख दो, अपन ने अभी निकाली, ये देखो आप यहाँ पे, है ना। ये सब वैल्यू ऑफ फाई 2 बराबर mi1 है ना। तो सब एक से वैल्यू रख दें, एक से E2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, ये रखना आपको mi1 अपॉन डेल्टा टी, है ना। यानी E2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, यानी m आ गया प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में, m बराबर माइनस लगा दो E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा t। ये सब एक और परिभाषा इससे निकल जाएगी, न्यूमेरिकल भी इनसे निकलते हैं। इसलिए जैसे आप सोचते होंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में क्यों दे रहे हो, सब प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में इसलिए देना पड़ता है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बैठता है। अपने भी शायद एक दो न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल की ज्यादा वैसी दिक्कत नहीं है, फिर भी, है ना। अब यदि डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो m बराबर मॉडुलस ऑफ E2, आपके समीकरण 2 से लिखा है मैंने। यानी युग्मित कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व कैपिटल M द्वितीय कुंडली से संबद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के परिमाण के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा के 1 एम्पीयर प्रति सेकंड से उत्पन्न हुआ। उल्टा बोल दो, प्राथमिक कुंडली में धारा के 1 एम्पीयर प्रति सेकंड के परिवर्तन से द्वितीय कुंडली में प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल का परिमाण युग्मित कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। क्लियर साहब। अब मैं साहब परिभाषा दे चुका हूं, अब मैं आपको थोड़ा सा बात को समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा आप, है ना। अपन डेफिनेशन पढ़ चुके, स्वप्रेरकत्व की पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, अन्योन्य प्रेरकत्व की अभी पढ़ ली। अब विवेकपूर्ण तरीके से समझिए। स्वप्रेरकत्व L मैं लिखता भी जाता हूं ताकि आपको कहीं समझने में जोड़ नहीं लगाना पड़े। स्वप्रेरकत्व L एक कुंडली से संबंधित भौतिक राशि है। यानी सीधी सीधी बात है कि एक अगर कुंडली है तो उसके पास कुछ हो ना हो, उसके पास स्वप्रेरकत्व तो होगा ही, जो मैंने आते लिख भी दिया था परिणालिका में के लिए, है ना। तो स्वप्रेरकत्व एक कुंडली से संबद्ध भौतिक राशि है ना। अब m की बात करें, m है साहब अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व कुंडलियों के युग्मन से संबंधित भौतिक राशि है। ये देखो साहब, ये कुंडलियां दोनों युग्म बना रही हैं, अटैच है ये। एक में प्रवाहित धारा परिवर्तनशील होगी, दूसरे में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो अन्योन्य प्रेरकत्व युग्मित कुंडलियों से संबद्ध भौतिक राशि है। यानी दोनों में रात और दिन का फर्क है ना। अगर कुंडलियों का युग्मन नहीं है तो m तो नहीं होगा, क्योंकि
एम तो ये बताता है कि कुंडलियां युग्मित हैं, तो वो युग्मन कैसा है, ढीला युग्मन है कि टाइट है कि कोई युग्मन ही नहीं है। तो एम का दूर दूर तक कुंडली से प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है। एल तो कुंडली है तो एल होगा, एल की तो बात छोड़ो, तो भौतिक राशि कुंडली से अटैच रहेगी। लूप है, एक लूप भी है तो एल रहेगा। पर एम सदैव हो ये जरूरी नहीं। एम तो तब आएगा जब बल रेखाएं एक दूसरे से संबद्ध हों। अभी जैसे ये बल रेखा उससे संबद्ध होगी तो एम आ गया, यानी यहां दिख गया कि फ्लक्स का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी बल रेखा उससे अटैच हो रही है। अगर मान लो एक ही कुंडली हो तो एल होगा, एम होगा ही नहीं, क्योंकि जब एक ही कुंडली है तो युग्मन काय का। तो आप समझ होंगे एल और एम में रात और दिन का फर्क है। एल भारी है, एल तो कुंडलियों का गुण है, एम कुंडलियों को लपेटने का, उनके युग्मन का गुण है। एम बताता है कि कहीं बल रेखाओं की हानि मतलब फ्लक्स हानि तो नहीं हो रही है। तो एम का काम कुंडलियों को लपेटना सिखाना है, और एल तो कुंडलियां हैं तो एल है इससे, वो तो मूलभूत गुण है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब एक और बात ध्यान से सुनिए, चित्त से समझिए। अब अगली बात को और ध्यान से सुनना। यदि युग्मित कुंडलियों का, अब मैं एम की बात कर रहा हूं, वो तो मैंने कर ली, एल और एम दोनों को समझा दिया। यदि युग्मित कुंडलियों की लंबाई, काट क्षेत्रफल, अभिविन्यास समान हो तो अन्योन्य प्रेरकत्व कैपिटल एम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि धारा किस कुंडली में प्रवाहित की जा रही है। अब मेरी बात को शुद्ध हिंदी में आप नहीं समझे होंगे। देखो साहब, मैं एम ही लिख रहा हूं हमेशा, जबकि मैं मान लीजिए इसमें धारा प्रवाहित कर रहा हूं और इसका फ्लक्स देख रहा हूं, तो 2 का अन्योन्य प्रेरकत्व 1 के रेस्पेक्ट में M21 लिखना चाहिए। मैं उल्टा भी तो कर सकता हूं। ये किसने कह दिया कि नहीं धारा इसी में प्रवाहित करनी है। मान लीजिए मैंने धारा S में प्रवाहित कर दी और फ्लक्स इसका देख लूं, इसको φ1 सॉरी इसको I1 उसको φ2 लिख दो। अब मैं धारा देखूं I2 और फ्लक्स देखूं φ1। मैंने आपको यही बता दिया था शुरू में कि अगर इन दोनों में भेद है, एक मिनट दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, मैंने आपको यहां बताया, ये देखो φ2 प्रोपोर्शनल टू I1, φ1 प्रोपोर्शनल टू I2, दोनों अन्योन्य प्रेरकत्व हैं। यानी स्वयं का स्वयं में नहीं ले रहे तो अन्योन्य प्रेरकत्व, स्वयं का स्वयं में ले रहे तो सप्रेरकत्व है ना। तो सब ध्यान से समझिए आप कि अगर मैं इसका पहला वाला की धारा लेता और दूसरे का फ्लक्स लेता तो मैं 2 का अन्योन्य प्रेरकत्व 1 के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या लिखना चाहिए था M21, है ना। लेकिन अगर मान लो मैं द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहा हूं और प्राथमिक कुंडली का फ्लक्स दे रहा हूं, तो फिर तो स्वाभाविक है मैं प्रथम कुंडली का फ्लक्स, प्रथम कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व किसके रेस्पेक्ट में ले रहा हूं, 2 के रेस्पेक्ट में। M21 और M12 बराबर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसा लिख ही नहीं रहा। मैं तो मेरे लिए तो M21 और M12 दोनों ही बराबर हो रहे हैं। मैंने ऐसा आपको जाहिर ही नहीं किया कि दोनों अलग अलग हैं। दोनों बराबर इसलिए हो रहे हैं कि मैं दोनों कुंडलियों के अभिविन्यास, लंबाई, काट क्षेत्रफल, फ्लक्स की हानि वगैरह मान ही नहीं रहा, इसलिए मैं एम ही लिख रहा हूं। मतलब हम जो कर रहे हैं वो एक पार्शियलिटी तो है, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए सिलेबस ने ये आसानी पैदा कर रखी। पहले नहीं थी आसानी, आज के 10 साल पहले अलग अलग निकालना पड़ता था। दूसरी कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व पहली कुंडली के सापेक्ष और पहली कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व दूसरी के सापेक्ष, पहले दोनों अलग अलग निकालने पड़ते थे। M12 और M21 ये 10 साल पहले का सिलेबस है।
लेकिन अब जो सिलेबस है उसमें दोनों कुंडलियों की लंबाई समान मान रखी है, काट क्षेत्रफल समान मान रखा है, युग्मन गाढ़ा मान रखा है, अभिविन्यास एक जैसा मान रखा है, सब कुछ एक जैसा मान रखा है। तो अब स्वाभाविक है फिर हम ये फर्क बता ही नहीं पा रहे आपको, हम तो डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, युग्मित कुंडलियों का अन्योन्य पेयकत्व। ओरिजिनली तो ये चीज है जो आपको यहाँ दिखा दी। तो साहब मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि लंबाई, काट क्षेत्रफल, अभिविन्यास समान हो तो अन्योन्य पेयकत्व तो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कौन सी कुंडली में आप धारा प्रवाहित कर रहे हो। तो मैं एम ही लिख रहा हूं और मैंने परिस्थिति बता दी किस परिस्थिति में एम लिखा जा रहा है। तो आप एल और एम का डिफरेंस समझ गए होंगे। आप ये भी समझ रहे हैं कि एक तरह से अपन गलती तो कर रहे हैं, है ना, M12 या M21 लिखना चाहिए, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कंडीशन मानी जा रही है। ठीक है, अब साहब कैलकुलेशन आ जाइए साहब। कैलकुलेशन है साहब दो समाक्षीय एक ही अक्ष पर, है ना, समाक्षीय। हिंदी में भी लिखने में अपनी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, हिंदी भी इतनी शुद्ध ज्यादा चल नहीं पाती। दो समाक्षीय धारावाही तो होगी सही है ना, परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व। अभी का अन्योन्य प्रेरकत्व है ना साहब, अभी आपके सामने करके दिखा देंगे, कैलकुलेट करके। कोई ऐसा कठिन काम नहीं है, सिंपल सा है। वही नकल तो उसी की चल रही, लेकिन अंतर तो अब आप समझ ही गए पूरी तरह से, बार बार क्या समझाना। तो साहब ये भी एक सेट पैटर्न है, ये तो नरम लोहे की पटलित क्रोड होगी, है ना, उभयनिष्ठ अक्ष बना देंगे, इससे कॉमन बनाना है इससे। तो ये तो नरम लोहे की पटलित क्रोड, इसमें पहले तो आप लपेट दीजिए प्राथमिक कुंडली। ये सब पहले तो आपने लपेट दी प्राथमिक कुंडली, है ना। इसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार की आप लपेट दीजिए द्वितीय कुंडली। इसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार की लपेट दीजिए ये द्वितीय कुंडली। ठीक है साहब, समाक्षीय ये उभयनिष्ठ अक्ष होगी आपके, इधर लिख देता हूं उभयनिष्ठ अक्ष, है ना। इस पे इसको तो पीपी डैश कह देता हूं या पीपी कह देता हूं, इसको एसएस, ताकि आपको जानने में, पीपी जिसको कहते हैं धारा उसमें प्रवाहित करेंगे, एसएस जिसमें कहते हैं विद्युत वाहक बल प्रेरित उसी में देखेंगे। ये तो फिक्स है साहब, है ना। अब इसमें सब दोनों का काट क्षेत्रफल समान है, दोनों कुंडलियों का। मैं बेलन के काट क्षेत्रफल से मतलब नहीं था, कुंडलियों का लिख रहा हूं। दोनों की लंबाई भी समान है, फेरों की संख्या इसमें N1 है और इसमें N2 है। क्लियर। पीपी जिससे कह दिया स्वाभाविक धारा तो उसी में प्रवाहित करनी पड़ेगी, तो उसकी धारा तो I1 बोल दूं मैं, है ना। इसका फ्लक्स लेना पड़ेगा, इसका फ्लक्स लेंगे तो उसको phi2 बोलूंगा एसएस वाले का। अब देखो बड़ा कंडीशनल काम किया जा रहा है, सेट पैटर्न है। फिजिक्स को ये पसंद तो नहीं है, लेकिन बच्चों की सुविधाओं के लिए सिलेबस में ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं। भौतिक विज्ञान नहीं चाहती कि एक बच्चे को सेट पैटर्न पढ़ाया जावे। भौतिक विज्ञान तो यही चाहेगी कि बच्चे को फ्री स्टाइल पढ़ाई जावे, है ना। और कंपटीशन में तो फ्री स्टाइल ही चलती है, जेई और नीट में तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एकेडमिक को चला रहे हैं अपन, तो एकेडमिक से आप ये तो कह सकते हैं कि 70% बात तो समझ में आती है कंपटीशन वाले बच्चों को भी, है ना।
फिर वो थोड़ा सा अपग्रेड करना, जो मैंने आपको बता दिया क्या अपग्रेडेशन है। तो साहब पीपी में प्रवाहित धारा के कारण, अच्छा पहले एक मिनट मैं एक बार बता दूं दोबारा, काट क्षेत्रफल कुंडलियों का, परिनालिकाओं का समान कैपिटल ए है, दोनों परिनालिकाओं की लंबाई भी समान है, फेरों की संख्या n1 और n2 है, लेकिन युग्मन गाढ़ा माना जा रहा है ना, युग्मन गाढ़ा मान रहे हैं, मतलब फ्लक्स में तो अपन लॉस मान ही नहीं रहे, जिसके लिए m पढ़ते हैं। तो केवल आपको m की कैलकुलेशन सिखाई जा रही है, m पढ़ाया कहां जा रहा, क्योंकि मैं युग्मन ही गाढ़ा मान रहा हूं तो फ्लक्स का लॉस होना ही नहीं है ना। तो सब यहां पर सेट पैटर्न है, m बस कैलकुलेट करना सिखाया जा रहा है और कुछ नहीं। तो सब कुंडली पीपी में प्रवाहित धारा I1 के कारण अक्ष की दिशा में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो। सब सिंपल परिनालिका, सॉरी मैं कुंडली बोल रहा हूं बार बार, फेरों की संख्या n1, लंबाई l और धारा I1। तो सब ये पीपी के लिए है ना, पीपी के लिए। अब आप क्या पढ़ रहे हो, अन्योन्य प्रेरण, तो फ्लक्स पीपी का तो ले नहीं सकते, अगर पीपी का फ्लक्स दोगे तो स्वप्रेरण हो जाएगा। तो साहब एसएस के कितने फेर हैं, n2 है ना, एसएस के n2 फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जबकि युग्मन गाढ़ा हो, है ना। तो यूं समझ लो, यहां लिख देता हूं, युग्मन कौन सा माना जा रहा है, गाढ़ा युग्मन। ये समझा दूंगा मैं आपको भी, है ना, लास्ट एक छोटा सा टॉपिक लेकर। जबकि युग्मन गाढ़ा हो, कितना, φ2 लेंगे, ये दिखा रखा, कितने फेर हैं इसमें, n2। युग्मन गाढ़ा है तो चुंबकीय क्षेत्र तो किसका लोगे, पीपी का लोगे। पूरी की पूरी बल रेखा एसएस में से गुजर रही है, पूरी की पूरी गुजर रही है, तभी तो आपने φ2 में पूरा चुंबकीय क्षेत्र ले लिया B1 इंटू ए। ये आपको दिख ही रहा होगा क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में, थीटा बराबर 0, कोस 0 बराबर 1, तो फाई बराबर बी ए कोस थीटा होता है, कोस थीटा तो 1 हो गया, तो बी ए लिखा जाए। यहां पर थोड़ा सा बस ध्यान दे लो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट की बात है, यहां पर विशेष ध्यान दो कि फ्लक्स में ले रहा हूं से एसएस का, है ना, इसमें से ये सारी बल रेखाएं, यानी पूरा चुंबकीय क्षेत्र B1 एसएस से रिलेट कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब बल रेखाओं का कोई लॉस नहीं हो रहा है ना, ठीक है। एक से मान रखो, एक से मान रख दो, φ2 n2 B1 की वैल्यू μ0 n1 अपॉन L इंटू I1 इंटू A, जमा दो इसको, φ2 बराबर μ0 n1 n2 A अपॉन L इंटू I1, ठीक है साहब। अब क्योंकि फॉर्मूला अपन जानते ही हैं, क्योंकि m बराबर जो समीकरण एक दिखाई थी अपन ने, φ2 अपॉन I1, ये अपन ने दिखा रखी, आप खुद भी पेज पलट कर देख सकते हैं, ये अपन ने दिखा रखा समीकरण φ2 अपॉन I1, है ना। मैं आपको सुविधा प्रदान करता हूं, हाथों हाथ दिखा देता हूं। ये φ2 की वैल्यू रखो सब, m बराबर φ2 की वैल्यू इसमें रखोगे, I1 का भाग दे दो, φ2 में I1 का भाग देंगे तो ये I1 कट जाएगा, यानी युग्मित परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व n1 n2 A अपॉन L। ये साहब अन्योन्य प्रेरकत्व निकाल दिया, कैलकुलेशन करने का तरीका समझा दिया।
यदि आपने तो पदार्थ रख ही रखा है, क्योंकि आप कह रहे हो समाक्षी है तो एक ही जगह लपेटी गई है, तो यदि कुंडलियां किसी पदार्थ पर लपेटी गई हों तो स्वाभाविक है फिर m की जगह या म्यू की जगह म्यू n1 n2 a अपॉन l, यानी अब रखे गए पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता आ जाएगी। और म्यू का मान अपन जानते हैं, म्यू बराबर म्यू आर म्यू जीरो n1 n2 a अपॉन l। तो साहब ये अन्योन्य प्रेरकत्व का कैलकुलेशन। अब एक्चुअली क्या है, कैलकुलेशन की जगह कैलकुलेशन कर दी, लेकिन एक थोड़ी सा ये बात रहेगी कि यार अपन ने इसमें m का महत्व कहाँ जाना। अपन m तो युग्मित कुंडलियों का गुण है ना, वो तो कुंडलियों के युग्मन से रिलेटेड है ना। तो कुंडलियों के युग्मन का आभास आपको कहाँ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कोई मतलब ही नहीं आपके लिए कुंडलियों के युग्मन का। तो मैं आपको एक कदम आगे थोड़ा सा ले जाता हूं, है ना, रिलेशन बिटवीन m एंड l, इससे आपको समझ में आ जाएगी बात। तो साहब ये लास्ट टॉपिक m व l के मध्य संबंध है ना। अब देखो साहब, L1 के लिए ये यूं लिख दे, P के लिए ऐसे लिख दे ना, तो P के लिए इसका स्वप्रेरकत्व अपन L1 बोल देंगे, है ना। अपन ने सब निकाल ही लिए ना, तो खटाखट हो जाएगा काम। तो साहब PP के लिए कुंडली है तो स्वप्रेरकत्व तो होगा इससे L1 म्यू जीरो n1 स्क्वायर a अपॉन l। ये क्वेश्चन नंबर 1। बात करें SS के लिए, SS के लिए L2 बराबर म्यू जीरो, उसमें फेरों की संख्या n2 है, a अपॉन l, ये समीकरण 2। और अब बात करें युग्मित परिनालिकाओं के लिए ना, परिनालिका के लिए अब लिख दें m, जो अभी जस्ट अपन ने निकाला ही है। m बराबर कितना निकाला है? म्यू जीरो n1 n2 a अपॉन l। अब सब समीकरण 1 व 2 का गुणा करो तो समीकरण 3 के स्क्वायर के बराबर आएगी, है ना। यानी इक्वेशन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। तो ये आप करके देख सकते हो, n1 ये इक्वेशन 1 एंड 2 को गुणा करना तो वो इक्वेशन 3 के स्क्वायर के बराबर आएगी। यानी सीधी सीधी बात है, m स्क्वायर बराबर L1 इंटू L2, यानी m इज इक्वल टू रूट L1 L2। ये सब जस्ट अपन ने जो ये टॉपिक किया था उससे मैंने ये m और l के बीच में संबंध बता दी। ये टॉपिक किया था ये वाला, है ना। ये PP ले ली, ये SS ले ली और ये युग्मित कुंडलियों के लिए लिख दिया। लेकिन फिर बात तो वही आ गई ना, इसमें तो अपन ने फ्लक्स की हानि मानी नहीं थी। तो साहब ये तो एक आदर्श स्थिति है, इसको कहेंगे आदर्श युग्मन, है ना साहब। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है ना, जिसमें फ्लक्स की कोई हानि नहीं होती। इसको संशोधित कर निम्न प्रकार से लिखा जाता है, m बराबर k रूट L1 L2। यानी जो आपने निकाला, ये इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं ना, जो आपने निकाला था अभी, जो लास्ट मैंने वापस पीछे ले जाके आपको दिखाया, वो तो एक आइडियल पोजीशन है। आइडियल पोजीशन में हमने फ्लक्स का लॉस माना ही नहीं,
जब फ्लक्स का लॉस माना ही नहीं तो फिर युग्मन कहां से आएगा, वो तो गाढ़ा युग्मन है। तो साहब उसको के द्वारा संशोधित करके निम्न प्रकार से लिखते हैं, यहां पर के कहलाता है युग्मन गुणांक, इस के को कहते हैं युग्मन गुणांक, है ना। अब आपको इस रिलेशन से मैं आगे ले जाता हूं और बात समझाता हूं, यहां लिख देता हूं, है ना। m इज इक्वल टू के रूट L1 L2, है ना। वही समीकरण 4 है जो उससे उठा के यहां लिख दी मैंने, बार बार पन्ना कहां पलटूंगा। अब ध्यान से समझो आप, यहां पे आपको बात थोड़ी बहुत तो समझ में आएगी इससे। यदि k बराबर 1, लगभग बराबर 1 कह दो, है ना, k बराबर 1, तो इसका मतलब प्राथमिक कुंडली में जितनी बल रेखाएं निकल रही हैं वो द्वितीयक कुंडली से अटैच हो रही हैं, उनका कोई लॉस नहीं हो रहा। यानी k बराबर 1 में फ्लक्स की हानि नहीं है, आदर्श स्थिति है। इस युग्मन को अपन कहते हैं टाइट कपलिंग, यानी गाढ़ा युग्मन, है ना, टाइट कपलिंग कहलाती है। इसमें लॉस नहीं है, फ्लक्स का कोई लॉस नहीं हो रहा। इसको अगर चित्रों से प्रेजेंट करें तो इसको चित्र से प्रेजेंट करने का तरीका ये है, ये दो लाइनें बीच में जो गाढ़े युग्मन को दर्शाती है ना, ये सब ट्रांसफार्मर का प्रतीक चिन्ह है। ट्रांसफार्मर को अगले चैप्टर में मैं दिखाऊंगा, तो ट्रांसफार्मर को इससे दिखाते हैं, और ट्रांसफार्मर में युग्मन गाढ़ा होना जरूरी है, क्यों है वो अगले चैप्टर की बात है। ठीक है साहब, के मतलब समझ रहे हैं आप। यदि k लेस देन 1, इसका मतलब प्राथमिक कुंडली में जितनी बल रेखाएं पैदा हुई वो द्वितीयक से अटैच नहीं हो पाई, उनमें से कई बल रेखाएं फ्लक्स में परिवर्तन किए बिना ही बेकार हो गई, काम नहीं आ पाई, लॉस हो गया, फ्लक्स हानि कहते हैं। ऐसे युग्मन को बोलते हैं अल्प या ढीला युग्मन, है ना। चित्र वाइज इससे आप दिखाएं, ऐसे दिखाते हैं इसको चित्र वाइज। ये देखो, ये अल्प या ढीला, अल्प या ढीला इसलिए क्योंकि अब जो प्राथमिक में से निकले वो सबकी सब द्वितीयक में से गुजर जाएं, ये जरूरी नहीं है, यह फ्लक्स का लॉस होगा। तो सॉरी, तो ये सब अल्प या ढीला युग्मन, इस समय चुंबकीय बल रेखाएं अटैच नहीं हो सकी, फ्लक्स की हानि हुई है। ठीक है साहब। लास्ट, यदि k बराबर 0, इसका मतलब कोई युग्मन नहीं। चित्र वाइज देखें तो जैसे ये है, ये प्राथमिक है, इसमें से ये बल रेखाएं प्रोड्यूस हुई, ये सब द्वितीयक रख रखी है, इसमें से तो कोई गुजरी नहीं, कोई वहां पहुंची नहीं, तो इन दोनों के बीच में कोई युग्मन है ही नहीं, इसको कहते हैं कोई युग्मन नहीं, है ना। लास्ट बात, यदि L1 बराबर L2 बराबर 0, तो M 0 होगा, यानी बिना स्वप्रेरकत्व के अन्योन्य प्रेरकत्व संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। स्वप्रेरकत्व नहीं मतलब कुंडली नहीं, तो युग्मन काय का। ठीक है, तो सब बिना स्वप्रेरकत्व के अन्योन्य प्रेरकत्व संभव नहीं है। लेकिन यदि m बराबर 0, तो L1 बराबर 0 या L2 बराबर 0 ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि m बराबर 0 तो
तब भी हो सकता है जब कोई युग्मन नहीं हो। अगर k बराबर 0 कर दूं तो m बराबर 0 हो जाएगा। जैसे इन दोनों के बीच में देखो m बराबर 0 है, लेकिन ये कुंडली है, इसका स्वप्रेरकत्व तो 0 नहीं हो सकता। ये भी कुंडली है, इसका स्वप्रेरकत्व तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन युग्मन नहीं है। तो अब आप m के बारे में समझिए कि m युग्मित कुंडलियों से संबंधित भौतिक राशि है, उसका कुंडलियों से और कोई लेना देना नहीं है। तो L1 L2 यानी स्वप्रेरकत्व नहीं, यानी कुंडली नहीं है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व नहीं है। लेकिन अन्योन्य प्रेरकत्व नहीं है तो आप ये मत कहो कि स्वप्रेरकत्व नहीं है, क्योंकि कुंडलियां तो होंगी, हो सकती हैं, पर उनका युग्मन नहीं है, तो m तो 0 हो जाएगा। लेकिन उस समय L1 0 हो या L2 0 हो, ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, ये सब आपका चैप्टर क्लोज होता है। इस चैप्टर में m और l के एक एक न्यूमेरिकल हैं, वो अपन डाल लेते हैं, फिर जरूरत समझेंगे तो और देख लेंगे, नहीं तो चैप्टर क्लोज है, अगला चैप्टर चालू करेंगे, है ना। छोटे छोटे 2 न्यूमेरिकल हैं, एनसीईआरटी के ही। एक तो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ज्यादा एम और एल पर ज्यादा कठिन न्यूमेरिकल नहीं हो, तो फिर भी मैं देख लूंगा, अगर उचित समझूंगा तो अगले लेक्चर में लूंगा, नहीं तो फिर अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, है ना। अभी आप समझ लोगे सीधा कितनी सिंप्लिसिटी। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में, तो समय अंतराल बता दिया इसने 0.1 सेकंड, है ना, में धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिरती है। धारा का परिवर्तन 5 एम्पियर से 0, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, है ना। 5 एम्पियर से 0 बोला तो धारा का परिवर्तन हुआ -5 एम्पियर, है ना। 5 एम्पियर से धारा परिवर्तनशील है, ठीक है। यदि औसत विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, ये औसत विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, तो परिपथ का स्वप्रेरकत्व L बताओ, है ना। सब सिंपल हो जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल ज्यादा कठिन नहीं हो। L बताओ सब, ठीक है। आपने, मैंने कहा ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में आता है, तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला E बराबर -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, है ना। यानी L इज इक्वल टू -E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, ठीक है साहब। यानी L इज इक्वल टू -E का मान इसने दे ही रखा है 200 वोल्ट, है ना, डेल्टा I -5 डेल्टा T 0.1, ठीक है साहब। माइनस से माइनस तो कट ही गया, तो क्या आता है सब, 200 इंटू 0.1 अपॉन 5, ये आता है ना। ये साहब एक तरह से 0.1 से गुणा किया 200 को, तो 20/5 यानी 4 हेनरी, ठीक है साहब। ये स्वप्रेरकत्व हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन अब जैसे E दे देगा, L पूछ लेगा, और चीजें दे देगा, धारा का परिवर्तन पूछ लेगा, L वगैरह दे देगा, E पूछ लेगा, इस टाइप में ही बनते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 में भी इसी टाइप की सिचुएशन है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। पास पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरक, 2 कुंडलियां रखी तो अन्योन्य प्रेरकत्व होगा 1.5 हेनरी है, m बराबर 1.5 हेनरी, ठीक है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 परिवर्तित की गई, तो समय अंतराल तो इसने बताया 0.5 सेकंड, ये सब 0.5 सेकंड। और धारा का परिवर्तन, अब एक कुंडली में तो I1 लिख लो, फिर E2 लिख लेना है ना,
I1 अन्योन्य प्रेरकत्व है ना, तो I1 लिख लेता हूं इसको। ये कह रहा है धारा का परिवर्तन 0 से 20 एम्पियर, तो 0 से 20 तो 20 माइनस 0 उल्टा है ना। अब की बार बढ़ाया ना, 0 से घटाया मैं अलग, बढ़ाया मैं अलग, तो कुल 0 से 20, तो ये धारा का परिवर्तन हो गया 20 एम्पियर का। ठीक है साहब। तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स संबद्धता में कितना परिवर्तन होगा, है ना साहब। यानी धारा का परिवर्तन दे दिया, एम दे दिया, तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स संबद्धता में कितना परिवर्तन होगा। यानी या तो आप समझ लो कि दूसरी कुंडली में फ्लक्स संबद्धता का मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये है ना। तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल बताओ, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो मेरा ख्याल है दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, नहीं तो अभी करके देख लेंगे, अपन करते समय पता पड़ जाएगा। E2 फॉर्मूले के अनुसार तो अपन ने लिखा है E2 बराबर, है ना, माइनस m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। अपन ने इस तरह से लिखा है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल ही पूछ रहा है सब, क्योंकि और तो अपन देखें तो जैसे E बराबर माइनस डेल्टा फाइव, फ्लक्स में परिवर्तन एक बार और पढ़ लेता हूं मैं, है ना, तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। 5 जगह कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा का परिवर्तन 0 से 20 एम्पियर है, तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स संबद्धता में कितना परिवर्तन होगा, है साहब। तो साहब दूसरी कुंडली के फ्लक्स संबद्धता में परिवर्तन पूछ रहा है ना। ये साहब मैं एक बार इसको देख लेता हूं कि ये फ्लक्स संबद्धता पूछ रहा है, यानी फ्लक्स में परिवर्तन पूछ रहा है या प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना। मैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ही समझ रहा हूं, मुझे तो यही कंफर्म लगता है कि साहब प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। पर ये फ्लक्स संबद्धता में पूछता है तो देखो वो भी अपन निकालते हैं, पहले ये तो निकाल दें ना। अगर ये पूछता है तो ये भी निकाल देते हैं। ये 1.5 डेल्टा I1 ये 20 है ना, और डेल्टा T ये 0.5, ये सब 3 बार कट गया, है ना। तो सब अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो आ गया 60 वोल्ट। चलो साहब एक अपन जो समझे कि साहब ये पूछ रहा होगा। अगर ये फ्लक्स में परिवर्तन पूछ रहा है तो साहब इसको ऐसे कर दें, है ना, E2 बराबर, है ना, माइनस डेल्टा φ2 अपॉन डेल्टा T। यूं समझ लें अपन कि ये अगर फ्लक्स संबद्धता पूछता है तो ये अपन ने फैराडे के नियम से लिख दिया, है ना, एक तो ये। अब इससे निकालें, यानी फ्लक्स संबद्धता यानी डेल्टा φ2 इज इक्वल टू E2 एंड डेल्टा T, है ना। E2 कितना दे रखा है साहब, E2 अपन ने निकाल लिया 60, है ना। ये E2 अपन ने निकाल लिया 60, और डेल्टा T कितना दे रखा है, E2 प्लस में निकाला, अब माइनस के कोई दे दो, प्रेरित है माइनस में घटा दो। ये 0.5 को आप 6 से गुणा करो तो ये आएगा 30 वेबर, है ना। यानी फ्लक्स संबद्धता डेल्टा φ2 ये किसके बराबर है, 30 वेबर के बराबर। तो सब अब जो भी हो अपन दोनों चीजें निकाल चुके हैं, यानी पहले E2 निकाल लिया अपन ने। वैसे भी E2 निकाले बिना फ्लक्स में परिवर्तन नहीं निकल रहा, तो क्वेश्चनों को अपन जो समझे कि पहले E2 निकालो, क्योंकि ये फ्लक्स संबद्धता पूछ रहा है। E2 निकाल चुकने के बाद
फिर फेराडे का नियम काम में लो और उससे फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लो। ये फ्लक्स में परिवर्तन 0.5 का मतलब 1/2 तो 60/2 यानी 30 वेबर। तो सब दोनों चीजें निकल चुकी हैं बच्चों। ये मेरे हिसाब से तो चैप्टर क्लोज है। मुझे नहीं लगता कि अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व के कुछ और न्यूमेरिकल भी करने चाहिए। फिर भी मैं देखूंगा, है ना। मैं देखता हूं, अगर मुझे लगा कि नहीं कुछ विशिष्ट है तो वो एक पूरे लेक्चर के लिए न्यूमेरिकल होने चाहिए। फिर वो 5-10 न्यूमेरिकल पूरे लेक्चर के लिए, क्योंकि उस लेक्चर में मैं दूसरा चैप्टर चालू करूंगा तो मजा नहीं आएगा। न्यू चैप्टर न्यू उससे ही चालू करेंगे, एपिसोड से, बीच में चालू नहीं करेंगे। तो मैं देख लेता हूं, अगर कुछ महत्वपूर्ण होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट यानी कल से प्रत्यावर्ती धारा ये सब आपको नेक्स्ट चैप्टर चालू कर दूंगा, है ना। मेरा इरादा तो नेक्स्ट चैप्टर चालू करने का ही है, ठीक है ना। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच, है ना। कोई भी दिक्कत आ रही हो, आपने मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रखा होगा या कर लिया होगा, आप उसके जरिए हमसे संवाद स्थापित करें। हम आपके लिए बेहतर कोशिश करने की या बेहतर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।